अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के नुक्ता नज़र में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सरे फहरिस्त है कोहिस्तान में बसों से निकाल कर मुसाफिरों की टारगेट किलिंग। मुसाफिरों को बहीमाना अंदाज में शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा गया। 18 मुसाफिरों को यकलख मार दिया गया। और पाकिस्तानी हुकूमत शर्मीन उबैद चिनाई को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी फेस सेविंग, उसके ऊपर मिला है उन्हें ये अवार्ड। और इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ज़िमनी इलेक्शंस में किसने क्या खोया और क्या पाया, और साथ में सेनेट इलेक्शन जिसकी पोलिंग 2 तारीख को होने जा रही है। और असगर खान केस की समाअत का आगाज भी हो चुका है और इसके छुपे हुए गोशे भी आज हमें आपके सामने लाने हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। लेकिन आज मुजीबुर रहमान शामी साहब हम मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद नहीं बल्कि खुद इस्लामाबाद में तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा होगा आज? अच्छा खुशगवार है, जैसे लाहौर का है जी। शाम तो साहब, खास फर्क नहीं है। शाम साहब, कोहिस्तान में जो बसों में से लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके निकाला गया और फिर उनकी टारगेट किलिंग की गई, क्या ये बहीमाना अमल, क्या सिर्फ हम सादा अंदाज में कह सकते हैं कि फिरका वाराना अमल है? देखिए, इस तरह की वारदात पहले बलूचिस्तान में भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। वहां भी जो ज़ायरीन थे वो ईरान जा रहे थे और रास्ते में बस रोकी गई और लोगों को निकाला गया और चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। उस वक्त पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज हुआ और हंगामा हुआ। टीवी प्रोग्राम हुए, अखबारों ने अदारिये लिखे और फिर खूने खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ जी। उसको वो लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने ये वारदात की थी। जी। और अब फिर यहाँ कोहिस्तान में, यानी जो सूबा पख्तूनख्वा है और गिलगित बल्तिस्तान उसकी सरहद के करीब, जी। ये बस जा रही थी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ के रास्ते में हमला हुआ और चुन चुन कर लोगों को मार दिया गया। ये बज़ाहिर तो फिरका वाराना किलिंग है और इसके पीछे फिरका परस्त इंतहा पसंद नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बात देखें कि इनके पीछे कौन है, इसका सुराग हमें लगाना पड़ेगा। और गिलगित बल्तिस्तान की एक खास अहमियत है, चीन के साथ इसकी सरहद मिल रही है और उधर आप देखिए बलूचिस्तान की सरहद ईरान के साथ मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। ईरान में हमारे शिया मुसलमान जो हैं वो भारी अक्सरियत में हैं। अफगानिस्तान में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भारी अक्सरियत में हैं। खुद पाकिस्तान जो है सुन्नी अक्सरियत का मुल्क है। और आप देखें पाकिस्तान में तमाम लोग एक मोहल्ले में, एक शहर में घर के साथ घर मिले हुए हैं। शिया और सुन्नी जो हैं भाइयों की तरह रह रहे हैं और इन्होंने मिलकर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, मिलकर पाकिस्तान हासिल किया। और यहां कोई नफरत नहीं है इनके दरमियान। ये दहशत गर्द हैं जिनके पीछे यकीनन गैर मुल्की हाथ है, जो पाकिस्तान के मामलात को खराब करना चाहता है और फिर पाकिस्तान के हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको भी खराब करना मकसूद है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये घिनौनी वारदात जिन्होंने की है, किसी भी कीमत पर। रहमान मलिक साहब ने कहा है कि वो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और उन्हें 3 दिन में पकड़ लिया जाएगा। लेकिन शाम साहब, अगर उनकी ये बात जी शाम साहब, लेकिन अगर पहली वारदात के लोगों के बारे में भी यही कहा गया था जब मस्तोंग में ये वाकया हुआ था, अब फिर यही कहा जा रहा है, बयान तो वही रटे रटाए और सेम नहीं है। यही बात है, ये बयानात अपनी कदर खो चुके हैं, अपनी वक़्त खो चुके हैं। दुनिया में जब इस तरह की वारदात होती है, मुजरम पकड़े जाते हैं, उस वक्त तक सोसाइटी को चैन नहीं आता, हुकूमत को चैन नहीं आता, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चैन नहीं आता। ये लोग कैसे हैं जो सो जाते हैं और बस चैन की नींद सोते हैं। अब हमें चैलेंज है ये दरपेश, एक रियासत के तौर पर, एक मुआशरे के तौर पर, कि इन लोगों का हर कीमत पर सुराग लगाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए,
इन्हें कानून के सुपुर्द किया जाए। शाम साहब, जो एक इत्तेहाद उलमा के दरमियान पहले भी हमने माजी में देखा कि जब जब वो इत्तेहाद में कहीं ब्रिजेज आती हैं तो इस तरह के वाकयात बढ़ जाते हैं, और जब वो इत्तेहाद होता है तो ऐसी सूरत फिर इस तरह के वाकयात भी होने लगते हैं। इस वक्त उलमा के महाज पे सूरत हाल कैसी है? वो नॉर्मल लग रही है या वहां पर भी कोई ब्रिजेस हैं? देखिए, मिल्ली यकजहती कौंसिल जो है जी, वो बनी थी, उसमें सारे शरीक थे। एमएमए में तहरीके जाफरिया भी शरीक थी, जमीयतुल उलमाए इस्लाम भी शरीक थी, जमात इस्लामी भी शरीक थी। तमाम मजहबी जमातों का ये एक प्लेटफॉर्म था। बदकिस्मती से वो उस तरीके से बरकरार नहीं रह सका, और उसमें जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमाए इस्लाम और जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान जो बड़ी जमातें थीं, उनके दरमियान कोई शक्कर रंजियां पैदा हुई। अब भी जरूरत है कि इस फोरम को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो लोग जाँ बहक हुए हैं, इनका मातम अहले सुन्नत ने भी किया है। उस इलाके के जो सुन्नी हैं, उन्होंने भी अपने कारोबार बंद किए हैं, उनके उलमा ने भी शदीद एहतजाज किया है। यह कोई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है, यह दहशत गर्दी है, और दहशत गर्दों की सरकोबी हमें करना है। जी शम साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, जैसे मस्तोंग वाले केस में लश्कर जंगवी ने, कलअदम लश्कर जंगवी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब इस तरह के मामला में कोई ना कोई ऐसी कुव्वत जो पाकिस्तान में मौजूद है और हमारी हुकूमत उस तक नहीं पहुंच पा रही। डू यू थिंक कि इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हमारी हुकूमत लोगों तक पहुंच पाएगी? हमारी हुकूमत के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है कि इन मुजरिमीन तक पहुंच सके? जो लोग जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होता, मालूम नहीं कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन पैगाम दे रहा है। यकीनन ये लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते होंगे, लेकिन ये किसी के आलाए कार हैं, ये खुद अपने मुख्तार नहीं हैं। हमें उन आलात को भी पकड़ना है और उनके पीछे जो हाथ हैं उनको भी पकड़ना है। ये अपना कोई नाम रख ले, किसी नाम से अपने पैगामात दे दें, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनका ताक़ुब करना चाहिए। ये एक चैलेंज है हमारी रियासत के लिए। शामी साहब, एक इस बुरी खबर के साथ, बुरी खबर अल्लाह ताला करे कि वो मुजरिम भी पकड़े जाएं, और अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उनके लोगों को सब्र सुकून अता फरमाए। एक अच्छी खबर भी है इन बुरी खबरों के साथ, वो ये है कि पाकिस्तानी खातून ने बड़ा नाम रोशन किया है मुल्क का कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। लेकिन गुज़श्ता जब वो ऑस्कर अवार्ड मिला, उसकी खुशी अपनी जगह, एक और भी सवाल ये साथ उठाया जा रहा है कि ये ऑस्कर अवार्ड खातून को नहीं मिला, बल्कि उस मौजू को मिला है जो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी पिक्चर नहीं पेश करता। देखें हबीब साहब, पहली बात तो ये देखें कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो 80 साल पुराना है। जी बिल्कुल। और दुनिया में इसको माना जाता है फिल्म साजी के मैदान में। तो इस 80 साल में पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी फिल्म साज को यह अवार्ड मिला है। तो ये एक पूरी दुनिया के नक्शे पे हमारा नाम नमाया हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में इस पर आज़ार मुसर्रत हुआ है। आज लोगों ने ये बात भी की है जो आप कह रहे हैं। जी देखिए, बात यह है कि जो मौजू है फेस सेविंग। जी, वो औरतें जिनके चेहरे मस्क कर दिए जाते हैं, उन पर तेजाब छिड़क कर, कोई शौहर मस्क कर देता है, कभी भाई मस्क कर देता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, वहां एक बच्ची थी, उसका नाम मानो, बड़ी हसीन। जब वो घर से निकलती थी, लोग उसको देखने के लिए रुक जाते थे। जी, उसके एक रिश्तेदार ने, कजन था या भाई था, उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया कि जब ये बाहर निकलती है लोग इसको देखते हैं, हमारी इसमें तौहीन होती है और हमारी इज्जत खराब होती है। उस बदबख्त ने उसका चेहरा मस्क किया, उसकी आंखें जाया हो गईं। वो बच्ची जो है उसको बाहर ले जाया गया, एक ऐसी एनजीओ लेके गई, उसका चेहरा दुरुस्त किया गया, लेकिन आंखें वापस नहीं आ सकी। अब वो वापस आई है, यहीं पाकिस्तान में रह रही है, और अब वो एक नाबीना के तौर पर ब्रेल से तालीम हासिल कर रही है। देखिए, जो लोग ये चेहरे मस्क करते हैं वो इंसानियत के भी दुश्मन है और पाकिस्तानी मुआशरे के भी दुश्मन है। ये घिनौना जुर्म है। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैंने आपसे ये भी पूछना है कि हमारा जो नेट
क्या हमें प्रॉफिट है या नेट लॉस है इस अवार्ड के हवाले से, इस पर भी बात होगी। लेकिन आप देखते हैं नुक्ता नज़र, और मैं आपको चलते रहते ये बता दूं 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और इसके साथ एक अहम बात वो ये कि आप देखना मत भूलिएगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताना है कि असगर खान केस जिसकी समाअत शुरू हुई है उसके हवाले से कुछ अहम निकात आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी शर्मीन उबैद के हवाले से। शामी साहब, आप बता रहे थे कि हमारा नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट है इस केस पे? देखिए, नेट प्रॉफिट है। अच्छा, जुर्म जो है वो कहां नहीं होता। कौन सा मुल्क ऐसा है दुनिया का जहां इंतहाई भयानक जराइम ना होते हो। किसी मुआशरे में किसी जुर्म के सरजद होने की वजह से उसकी बेइज्जती नहीं होती। मुजरमों को डील करने के हवाले से चैलेंज दरपेश होता है। जो मुआशरे मुजरमों से निपट लेते हैं, उनको पकड़ते हैं, वो जिंदा मुआशरे समझे जाते हैं। तो बात यह है कि ये जो इसने मौजू चुना है शर्मीन ने, ये मौजू हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें हमारे यहाँ मौजूद हैं। इनको इनके लिए फाउंडेशंस बनी हुई हैं। वो एसेट सर्वाइवर्स फाउंडेशन है जिसने मुआवनत की है, जो उन बच्चियों को रिहेबिलिटेट कराती है। फिर कई दूसरी अंजमनें हैं, इटली की, फ्रांस की, वहां ले जाकर बच्चियों का इलाज होता है, उनके चेहरे बहाल किए जाते हैं। उसके लिए जो क्रिश्चियन एसोसिएशन हैं दुनिया की, वो फंडिंग देती हैं, वो पैसे देती हैं। और अब हमें सोचना चाहिए कि हमें भी ये काम करना चाहिए। और ये जो फिल्म है फेसिंग सेव, ये सिर्फ उस वारदात की कहानी नहीं है, बल्कि वारदात के बाद जो चैलेंज दरपेश होता है, वो लड़कियां बड़े हौसले के साथ अपनी जिंदगी में वापस आती हैं, इस भयानक जुर्म का सामना करती हैं। और फिर डॉक्टर जो जवाद है, जो लंदन से चल के आता है, पाकिस्तानी डॉक्टर है, वो उनका इलाज करता है, उनके चेहरे बहाल करता है। तो ये पाकिस्तानी कौम के अज़्म की कहानी भी है कि वो किस तरीके से इस मामले से निपट रही है। तो जो अज़्म है ना, अगर अज़्म मौजूद है तो फिर कोई चीज मनफी नहीं होती। ये अज़्म को भी रिफ्लेक्ट करती है। सिर्फ मसख शुदा चेहरे दिखाकर अगर बात छोड़ दी जाती तो फिर तो मैं आपसे मुत्तफिक होता, ये मनफी बात है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पैगाम मुस्बत है। ये पाकिस्तानी कौम में हौसला पैदा करता है। अब पाकिस्तानी कौम के दूसरे अफराद जो हैं वो भी इस मैदान में आगे बढ़ेंगे, वो भी अब डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, अज़्म पैदा करें। जिस तरह हमारे ये पॉप म्यूजिक गाते बहुत से नौजवान, उन्होंने एक अज़्म पैदा किया है। ये शहजाद राय को देख लें, ये अबरारुल हक को देख लें, ये जवाद को देख लें। इन्होंने एक नई उमंग पैदा कर दी है कौम में, तब्दीली की उमंग। तो ये सब मिलके जो हमारे तख्लीकी नौजवान हैं वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी मुआशरे को तब्दील करें। जी शाम साहब, जरा ज़िमनी इलेक्शंस की भी बात हो जाए। जो 10 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, अब उसके नतीजे में 2 नताइज सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी की सारी 9 सीटें जो थी उन पे तो हुकूमत में और PMLN के दरमियान जो कुछ भी था वो तय था या नहीं था। इलेक्शन हुआ और बड़े भारी वोट भी पड़े, टर्नआउट भी बेहतर रहा। लेकिन एक शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो खड़ा भी नहीं था इलेक्शन में लेकिन जीत भी गया। आपको पता है उस शख्स का नाम क्या है? देखिए, उस शख्स का भी मैं आपको नाम बताता हूं जी। पहली बात तो आप ये समझें कि 44% वोट इन हलकों में, जी 44% वोट पड़े थे। पोलिंग हुई थी 2008 के इलेक्शंस में। बिल्कुल ठीक है। और अब जो मजमूई तौर पर जो पोलिंग हुई है वो 43% है जी। गोया कमो बेश उतने ही वोट पड़ गए हैं जितने जनरल इलेक्शन में आते, जितने के जनरल इलेक्शन में पड़े थे। इसलिए ये ज़िमनी इंतखाबात एक क्रेडिबल हुए। बिल्कुल ठीक अब कई हलकों में थोड़े वोटों का फर्क पड़ा है। तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इनमें हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मुश्किल पेश हो गई तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले लोगों के लिए जी। यानी मेजॉरिटी तो नशिस्तों की वो है जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की वजह से खाली हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए। उनमें खास तौर पर देखे जावेद हाशमी साहब हैं जी,
ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, सरदार अब ये आसिफ अहमद अपने अली इनके हैं जी, सरदार आसिफ अहमद अली हैं, ये लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन असल जो मामला हुआ है वो है जावेद हाशमी साहब के हलके में, जो जी। NA 149 है, मुल्तान का हलका जी यहां गुज़श्ता इलेक्शन में 2008 में जी जी 30% से कुछ जायद वोट पड़े थे, बिल्कुल ठीक है लेकिन अब जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ 16% हैं। जी बाकी हर हलके में 2-3% का फर्क पड़ा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का हलका जो पीपल्स पार्टी का था, वो पीपल्स पार्टी ने जीत लिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपना बेटा खड़ा कर दिया और रिकॉर्ड वोट्स लिए और रिकॉर्ड वोट भी ले लिए। जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जितने वोट लिए थे उनसे कोई 3-4 हजार ज्यादा वोट ले लिए उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन जावेद हाशमी साहब का जो हलका है उनके वोट थे 70,000 से जायद जावेद हाशमी के। जी अब जो साहब जीते हैं वहां से उनके वोट उनके आधे भी नहीं है, जी आधे से कम वोट लेकर जीते हैं। इसका मतलब यह है कि जावेद हाशमी के हलके में वोटर्स की अक्सरियत ने हिस्सा नहीं लिया पोलिंग में जी और इलेक्शन में शिरकत नहीं की, गोया उनकी अपील मान इस ली लिहाज से देखें, जी हां उनकी अपील गोया मान ली या उस पर एहतजाज किया, तो जावेद हाशमी जो हैं जी वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस लिहाज से कामयाबी हासिल कर ली कि उनके हलके में जी बहुत कम वोट पड़े हैं। जी हमारे कई दोस्तों ने सोचे समझे बगैर तबसरे कर दिए और एदादो शुमार भी नहीं देखे और कहा जी 20,000 वोट ज्यादा पड़ गए हैं गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत। जी ये बिल्कुल गलत बात थी और ये वोट बहुत कम जी पड़े हैं। श्याम साहब, तो इस लिहाज से जी श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और ये भी याद रखिए कि हमने अभी बात करनी है असगर खान केस की समाअत के हवाले से, उस पर बात होगी। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। श्याम साहब, ज़िमनी इलेक्शन पर जब हम बात करते हैं तो इमरान खान ने क्या एक बड़ी पॉलिटिकल गलती नहीं की कि उन्होंने इतने बड़े इलेक्शंस में जिनमें बड़ी हाइप मिली खुद सीटें छोड़ी और हिस्सा ना लिया, जिसके नतीजे में ये तय हो गया, उसूल एक दफा फिर बात हो रही है कि PMLN और PPP ही दो बड़ी जमातें हैं। हाँ, ये एक मौजू बड़ा तवज्जो तलब है, इस पर हम कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा श्याम साहब जी, मैं सेनेट की तरफ जाना चाह रहा था। जी श्याम साहब, इस पे सेनेट में जो सूरत हाल हुई है, सेनेट में पंजाब में खासतौर पे कहा जा रहा था कि सारे मामला निमट जाएंगे, बिला मुकाबला हो जाएंगे, और सेनेट में एक साहब ने, मोहसिन लगारी साहब ने, वो लगता है गेम खराब कर दी है। जी जी श्याम साहब। सेनेट में देखिए, सेनेट में यहाँ पंजाब में जिन जिन की जो नशिस्तें बन सकती थी जी, उसके हिसाब से उन्होंने आपस में एक फार्मूला बना लिया था। जी अभी खबर आई है, देखिए ये जो पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग काफ और नून के दरमियान एक इत्तफाक हुआ है कि हम मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगे जी, और जहां फैसला नहीं होगा कुरा डाल लेंगे। तो यहां भी उन्होंने, काफ लीग ने, नून नवाज लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर फैसला किया था कि जो नशिस्तें उनकी यहां मौजूद है उसके मुताबिक इन्हें तकसीम कर लिया जाए ताकि मुकाबला ना हो। अब मोहसिन लगारी साहब जो थे वो मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो इलेक्शन लड़ना है जी। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए इस बुनियाद पर कि वो मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे हैं, आजाद हैसियत में उम्मीदवार नहीं बन सकते। लेकिन अब बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि कोयटा में मुस्लिम लीग काफ की 2 ख्वातीन ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात जमा कराए और उन्हें कबूल कर लिया गया। अब मोहसिन लगारी साहब अपील में चले गए। उन्होंने कहा जी वहां ये मुर्गी हराम और यहां मुर्गी हलाल, ये क्या हो रहा है? तो उनका मौकफ ये है कि दस्तूर के तहत सिर्फ वजीर आला या वजीर आजम के इंतखाब पर या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर या बजट के पास होने के मौकफ पर यह पाबंदी लगाई गई है कि पार्टी डिसिप्लिन के ताबे काम किया जाएगा।
जी। सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर हर शख्स खड़ा हो सकता है और अपना वोट भी दे सकता है। तो वो अब अपील में जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फैसला कर दिया और वो कागजात वापस लेने को तैयार नहीं है। तो अब इलेक्शन तो होगा। जी। अगर उन्होंने कागजात वापस न लिए, वो कहते हैं कि मैंने तो इंतखाब कराना है और इसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब उनके कितने वोट मिलेंगे ये बात की बात है। जी। वो आप वोटिंग होगी, बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तो ये जो कामयाबी है उनकी, जी, अगर आप चाहें तो उनको मुबारकबाद पेश कर दें। शामी साहब, इस इलेक्शन में अपने जहीरुद्दीन बाबर यानी बाबर अवान साहब भी खड़े हैं और उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने एक आज बड़ी अजीब सी बात की है। वो कहते हैं कि जनाब ये बंदा तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि ये तौहीन अदालत के केस में माखूज है और ये सारे मामलात हैं। अब शमी साहब, ये बजाते खुद राना साहब पता नहीं कैंपेन चला रहे हैं कि तौहीन अदालत कर रहे हैं और पता नहीं बाबर अवान की सीट को क्या खतरात लाहक है। देखिए, ये जो राना साहब की ख्वाहिश भी हो सकती है जी, आरजू भी हो सकती है, दुआ भी हो सकती है, रिश्तेदारी भी हो सकती है और एक खबर भी हो सकती है। देखिए, जी। क्योंकि इनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। जी। अब अगर उसमें सजा हो गई और अदालत में उन्होंने माफी ना मांगी और माफी अदालत ने फिर कबूल ना की, तो सजा हो जाएगी। सजा होगी तो फिर वो सारा कुछ हो जाएगा जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। जी। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिए और अदालत ने उन्हें माफ कर दिया, तो फिर तो बाबर अवान जो है वो सेनेट में दंदलाएंगे। लेकिन राना साहब को कौन पूछेगा जो इस तरह की राना प्रेडिक्शंस साहब तो कर रहे हैं। नहीं, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी। ये उनका हक है, वो सियासतदान है, वो भी वजीर कानून है। जी। वो जनाब वफाकी वजीर कानून थे, ये सूबाई वजीर कानून है। तो दोनों एक दूसरे के टक्कर मुकाबले की शख्सियत है। हमारा आपका क्या मामला? शम्स साहब, जरा जी 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 ये राना साहब जो है, जी जी मतलब वो अपना वो जाने और आवान साहब जाने। राने और आवान दोनों माशाल्लाह लड़ाका कौमें हैं, मार्शल रेसेस हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा शम्स साहब, जरा चलिए, असगर खान केस की समाअत का आगाज हो चुका है बाकायदा तौर पर, और मुझे नुक्ता नज़र में ही आपकी कही हुई एक बात याद आ रही है। आपने कहा था कि ये केस भी दोबारा एक पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। क्या वो खुलने जा रहा है? देखिए, जब चीफ जस्टिस थे ना, जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब, जी जी, तो ये केस जो था इसकी हेयरिंग मुकम्मल हो गई थी। अच्छा। और फैसला उन्होंने महफूज कर लिया था। ठीक। अब ये जो हमारे जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब हैं, जी जी, वो दरखास्त लेकर आ गए कोर्ट में एक कि इसमें फारूक लगारी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने इल्जामात लगा दिए और कहा कि मेरी समाअत हो दरखास्त की। अब अदालतों का मामला ये होता है कि जब आप कोई दरखास्त डाल देते हैं तो फिर उसकी समाअत होती है। तो वो अदालत जो है वो फैसला नहीं कर सकी और नई हेयरिंग शुरू हो गई। जी। फारूक लगारी साहब को नोटिस दिया गया, वो आए, उन्होंने कहा मुझे मोहलत दी जाए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। वो मोहलत देकर चले गए और चंद रोज के बाद मुल्क में परवेज मुशर्रफ साहब अपने मार्शल के साथ आ गए और फिर उसके चंद रोज के बाद जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब पीसीओ के तहत हलफ ना उठाने की पादाश में अपने घर भिजवा दिए गए। जी। और वो कहानी भी किसी वक्त फिर सुनाऊंगा आपको, उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ नाम आता है। लेकिन बहरहाल जस्टिस सईदुज्जमा सिद्दीकी फैसला नहीं कर सके। जी। पहली बात तो आप ये सुन लें, ठीक है, कि इस फैसले में जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया है इस मुकदमे में, जी जी, कि उन्होंने पैसे लिए, जी बिल्कुल, उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, उनको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया, जी ठीक उनको है, मुद्दा अलह नहीं बनाया गया। जब मुद्दा अलह नहीं बनाया गया, वो फरीक ही नहीं है, तो उनके खिलाफ फैसला कैसे हो सकता है? लेकिन साहब, अगर फैक्चुअली स्टैब्लिश हो जाए, अगर फैक्चुअली स्टैब्लिश हो जाए कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए, ये तो हो सकता है ना? ये तो हो ही नहीं सकता जब तक आप नवाज शरीफ से मालूम ना करें। अच्छा। कोई फैसला किसी शख्स के खिलाफ नहीं हो सकता जब तक कि उसको नोटिस जारी ना किया जाए, उसका नुक्ता नजर मालूम ना किया जाए, और अगर वो इनकार कर दे तो फिर उस पर साबित ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन तमाम इश्यूज को तय करने का फोरम नहीं है जी। ये एक अपील की अदालत है या बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात सुनती है जी। ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए।
यहां तो सिर्फ यह फैसला हो सकता है कि आईएसआई का जो किरदार था वो आईनी था या गैर आईनी था। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब का मार्शल्ला था, जो दूसरा मार्शल्ला, उसके बारे में अदालत में फैसला हुआ कि यह गैर आईनी था। मुशर्रफ साहब उसके बावजूद फिरते रहे और आराम से वो बैरून मुल्क चले गए, उनको किसी ने नहीं पूछा। तो गोया ये फैसला अदालत जी, इस फैसले के बाद भी यही कुछ होता रहेगा। अदालत यह कहेगी कि आईएसआई ने अपने हदूद से तजावुज किया है, यानी ये सवाल होगा उसके सामने। आइंदा के लिए वो हदायत भी दे देगी और आईएसआई के पास ये मैंडेट नहीं है। अब असलम बेग साहब कह रहे हैं शम्स साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं कि असलम बेग साहब क्या कह रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आप यूं कहिए कि जगह पर आ गई है गुफ्तगू। 0423636810 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवाल फेसबुक पर भी मौसूल हो रहे हैं। मजीद भी जो मौसूल होंगे हम उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी उस केस पर जो आईएसआई के हवाले से इस वक्त असगर खान की पिटीशन के साथ सुना जा रहा है अदालत में। शम्स साहब बता रहे थे कि असलम बेग साहब का इसमें किरदार था। असलम बेग साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जी। वो कहते हैं मैंने तो, ये तो गुलाम इसाक साहब सदर मुमलकत थे, उन्होंने हुक्म दिया आईएसआई को और उन्होंने कोई ना कोई खिदमत कर दी लोगों की। अब आईएसआई जो है वो मेरे मातहत तो थी नहीं, मैं तो उनसे जवाब तलब कर नहीं सकता था। अब देखिए गुलाम इसाक खान भी अल्लाह को प्यारे हो गए, अब फारूक लगारी साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब समन वहां भेजने पड़ेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। और एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये जो मामला लोग ये समझ रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हैं या जमात इस्लामी के मुखालिफ हैं या दूसरी जमातों के मुखालिफ हैं कि नोटिस जाएगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा जी। पकड़े जाते हैं फरिश्तों पर लिखे पर नाहक जी। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। सबूत क्या है, सबूत पेश करने पड़ेंगे। मुकदमा चलेगा और निचली अदालत में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट यह कर सकती है कि ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, इनको जो फंडिंग होती है, जो लोग चंदा देते हैं, उनके बारे में कोई हदायत जारी करे, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड पेश होना चाहिए। ये भी एक हमारी सियासी जमातों को जो फंड मिलते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, एक झूठ मूठ के अकाउंट बना के दे दिए जाते हैं। जी शम्स साहब, बहुत से सवालात हैं फेसबुक पर भी और एक तवील लाइन है कॉलर्स की भी। मैं फेसबुक से आगाज करता हूं। फेसबुक पे मुमताज खान साहब ने, चौधरी खाकान अजीज साहब ने और बेशुमार लोगों ने, मैं इन दो के नाम ही ले सका हूं, बाकियों से माजरत, इन्होंने एक ही सवाल पूछा है कि जिमनी इलेक्शन में वहीदा शाह ने जो थप्पड़ मारा इलेक्शन के अमले को, एक टीचर को, उसकी सजा क्या होगी? क्या हमारा कानून हरकत में आएगा? देखिए, कानून तो हरकत में आ चुका है, लेकिन जरा आहिस्ता आहिस्ता आया है जी। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, अब खुद मुख्तार भी है, बा इख्तियार भी है। इसको भी चाहिए ये अलमास बॉबी ना बने। देखिए जी, अलमास बॉबी को आप कुश्ता फौलाद का खिला दें या सोने का खिला दें जी, बिल्कुल वो रहेगा वैसे का वैसा ही। ख्वाजा सरा जी, तो ख्वाजा सराई का दौर नहीं है ये। अब जरा आप मर्दानगी का सबूत दें। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए शदीद, और ये मैं तो समझता हूं अगर इनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए तो कोई मजाका नहीं है। और पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मौका है, पीपल्स पार्टी उनसे इस्तीफा ले ले, बिल्कुल उनको 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 फारिग कर दे और नया कैंडिडेट दे, नया इलेक्शन कराए। क्योंकि अगर अब ये कड़ी सजा मिलेगी तो आइंदा उम्मीदवार इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकेंगे, वरना ये दरवाजा खुल जाएगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, शदीद तरीन सजा जो है इस पर मिलनी चाहिए। शाम साहब, उस्मान साहब हैं हमारे साथ कनाडा से मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ जी जी कि एक तो ये बैरूनी जो ताकतें हैं वो तो हमें कमजोर करने के लिए हमेशा मौजूद थी, रहेंगी और होता रहेगा। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे वजीर कॉमेडी हैं, और आई मीन इट, वजीर कॉमेडी रहमान मलिक साहब, अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते तो वी शुड रिजाइन। और दूसरा मेरा ये कहना था कि मिसेस चुनाई ने तो बहुत अच्छा काम किया, उनको ऑस्कर से अवार्ड भी मिल गया,
और दूसरी हंसी की बात यह है कि हमारी हुकूमत ने भी उन्हें अवार्ड देने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है ना हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने वो फिल्म नहीं देखी कि वो किस मौके पे फिल्म बनी है। थैंक यू। जी शाम साहब। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि फिल्म के बारे में एतराज कर रहे हैं और साथ वो मैं ये समझ रहा हूँ। जी देखिए, बात यह है कि रहमान मलिक साहब का इस्तीफा तो बात की बात है, मैं ये ऑप्शन नहीं देता उनको। ये हर हाल में लोग पकड़े जाने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो फिल्म है वो एक रेजिस्टेंस भी देती है ना, पाकिस्तानी कौम के, उसके बच्चियों की अज़्म की कहानी भी सुनाती है ना, तो ये इस लिहाज से उसका एक पॉजिटिव नोट है। अब अगर कोई दूसरी बात है तो फिर बाद में देखेंगे। सुफियान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो लोग अभी शहीद हुए हैं सर, ये उलमा कराम का इसमें बहुत बड़ी वजह हुकूमत तो चले है ही है, जितनी भी बुरी है। उलमा कराम टीवी पे आके कहते हैं कि जी ये भी हमारे भाई है, शिया सुन्नी, लेकिन आप इनके जुमे के खुतबे देख लें तो ये लोगों को हमेशा इश्तिहाल दिलाते हैं। जी अगर कुछ उलमा अच्छे मिल जाए ना, जैसे कि मौलाना इसहाक साहब है, वो किसी को बुरा नहीं कहते, सबको कहते हैं सब ठीक है। जी शाम साहब। सर देखिए, तमाम उलमा के बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती, उनमें चंद लोग हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि उलमा, ऐसे उलमा जिनकी ये निशानदेही कर रहे हैं, उनके खुतबे भी रिकॉर्ड कर लिए जाएं, उनकी भी वीडियोस बना ली जाए। अब तो बड़ा आसानी से ये काम हो सकता है, ऑडियो बना ली जाए, ताकि उलमा जो है सारे के सारे, मैं ये कह रहा हूं चंद हो सकते हैं, उनको भी कान हो जाए, सोचें और फिर बोले। खूने नाहक से बड़ा जुर्म कोई नहीं है जी, ये माफ नहीं होगा। शाम साहब, इकरा महमूद हैं फेसबुक पे, ये पूछती हैं, ये गालिबन इन्होंने अभी पोस्ट किया है कि राना सनाउल्लाह और बाबर अवान के दरमियान सुलह कैसे हो सकती है? ये सुलह तो फिर आप देखो, सुलह कराने की जरूरत क्या है जी, ये लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। देखिए, जो लड़ने वाले मुर्गे हैं वो लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। अब ये जो बटेर होते हैं वो लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, अगर लड़ेंगे नहीं तो ज़िबा करके खा लेंगे उनको लोग। शामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल, जैसा आपसे शामी साहब ने अभी कहा कि कल हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी थी ज़िमनी इलेक्शन में, क्या इसने काम किया या नहीं किया, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ये भी हमारे कल के प्रोग्राम का मौजू होगा। इस पर बात होंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।